विशेषकर जो झारखंड के जमीन संबंधित कानूने हैं उनको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। और आपके बातों ही बातों में पता चले कि आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित थे उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देख कर जाइएगा। बिल्कुल, देखिए उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नजरिया हम लोगों की टीम में रहा है, क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बाकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। जयराम जी, आपके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में, चूंकि सावन का महीना है, हम लोग को खेती बाड़ी का एक महीना, झारखंड खेती बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबों के सामने होगी। इधर सूर्य सिंह बेसरा भी एक चिट्ठी निकाले हैं और वो भी एक अहम बैठक बुलाए जिसमें आप लोगों का भी नाम है, तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। जी, हमारे साथी जाएंगे वहाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में जाएंगे जो रांची को नेतृत्व करते हैं। अगर देवेंद्र जी होते तो शायद हो जाते, तो ऐसी परिस्थिति में दीपक दा हैं, विराट जी हैं, बहुत सारे हैं साथी, वो जाके उस बैठक में भाग लेंगे और अपनी राय को रखेंगे। तीसरा मोर्चा की तरफ आप लोग देख रहे क्या झारखंड में, जिस तरह से दो धड़ा बढ़ चुका है, इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए गठबंधन। जी, हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और अगर विचारधाराएं हमारे चलती हैं तो हम लोग आएंगे एक साथ। जयराम जी, पार्टी के रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है? देखिए, जहाँ तक पार्टी के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अंतिम पड़ाव की ओर है और हमें आशा है कि एक सप्ताह के भीतर हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां आई, चूंकि कुछ लोग केंद्र तक पहुंचे थे कि हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना हो, जो कि दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश है, हमें हराइए, मैदान में उतर कर हराइए, हमें बुरी तरह हराइए, इतना बुरी तरह हराइए कि हम लोग 2029 में चुनाव लड़ने का हौसला ना रख पाए, ऐसे हराइए हमें। लेकिन आप पार्टी रजिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ये थोड़ा सा एक लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। संसद में बजट पास हुआ है, झारखंड को जो कुछ मिला है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड को जो मिला है बहुत सारी खामियां हैं और हम लोग संसद की जब आपने बात कही है तो हम जितने भी हमारे 14 नवनिर्वाचित सांसद चुन के गए हैं उनसे भी हमारा संदेश होगा कि जो झारखंड को एक विशेष राज्य दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और विशेषकर जो झारखंड के जमीन संबंधित कानूने हैं उनको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। और आपके बातों ही बातों में पता चले कि आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित थे उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देख कर जाइएगा। और सांसदों से आग्रह होगा विशेषकर जमीन कानूनों को, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार मैं कह रहा हूं, आज अगर मेरे घर में सबसे ज्यादा शिकायतें कहीं से आई है तो जमीन संबंधित आई हैं। जमीन संबंधित इसलिए आई हैं क्योंकि ये बिल गेट्स ने दुनिया को बताया है कि आज के डेट में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो वह जमीन है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जमीनों पर जोरदार लूट मची है। अभी उस समय जब सीएनटी और एसपीटी की कानूनें हैं, इन कानूनों को धराशायी करते हुए लूट जब मची है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति न्याय के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे, इस बात की आवाज उठाई जाए, इस राज्य को संरक्षण मिले, इस बात की आवाज उठाई जाए। और आवश्यकता है, नहीं तो आज देख सकते हैं असुरी जनजाति समापन की ओर है, बिरहोरी समुदाय अपने बहुत समापन की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो लगभग नग्न हो रहे हैं। तो इनको अगर बचाना है, संरक्षण देना है, तो मुझे लगता है इस विषय पर पहल करनी चाहिए। जयराम जी, आप झारखंड बदलाव की बात करते हैं और जब झारखंड रांची राजधानी में आंदोलन का शुरुआत होता है तब आप दूरी बताकर इसको स्थान देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा थोड़ी है कि कहीं हम लोग पिकनिक स्पॉट पे बैठे हैं। सबसे पहली बात, अगर रिजवान जी को कुछ होता है, मोतीलाल जी को कुछ होता है, संजय जी को कुछ होता है, मनोज जी को कुछ होता है, देवेंद्र जी को कुछ होता है, तो पूरा राज्य जानता है। लेकिन हम जहाँ थे वहाँ 3 दिनों से हाथियों का आतंक था। अगर वहां समस्याएं नहीं होती हम आते, हम समस्याओं के बीच घिरे थे। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना होगा कि एक समय में कई आंदोलन हम लोग करते हैं। जैसे एक दिन 4 जगह हमारे टीम धरना पर बैठी थी, अब चारों जगह कहीं 7 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 16 लाख मौजा लेके उठी। तो हर जगह जयराम महतो का जा पाना संभव नहीं है। हर आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन किया है। तो संगठन इसीलिए होता है। आप किसी भी संगठन की बात कीजिए, क्या हर जगह
आजसू या जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, तो नो डाउट आज बीते 2 सालों में जनता की उम्मीद बनकर अगर कोई आया तो हमारा संगठन आया है। आप बगोदर का उदाहरण ले लीजिए, 21 दिन बाद मजदूर की डेड बॉडी घर पहुंची, लेकिन मुआवजा 5वें दिन पहुंचा था। आपने जैसा बोला कि हर जगह केंद्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब उपाध्यक्ष को चोट लगती है हर कोई मिलने पहुंचता है, आप मिलने नहीं पहुंचे। बिल्कुल पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस रहा। और सुना ये भी कहा जा रहा है कि आपने देवेंद्र नाथ महतो को बाहर का रास्ता, पार्टी से बाहर का रास्ता भी। ऐसा आपको किसने कहा? इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अब बाकी अगर कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। आखिर एक बात बताइए, देवेंद्र नाथ जी आज कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, आज हम लोग साथ गए, आज रांची सीट वो खुद लड़ना नहीं चाहते थे, हमने फोर्सफुली उनको रांची सीट लड़वाया कि वहाँ सब कोई चुनाव प्रत्याशी नहीं है हमारा। आज मान के चलिए अच्छा सम्मानजनक वोट लाए, तब लोगों की उनके निगाह पड़ी। तो ये चीजें अगर कोई कह रहा है तो हमें लगता है बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। कल बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में अप्रत्याशित तरीके से वोटर्स बढ़ गए हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि वाकई में झारखंड में क्या जनसंख्या की परिवर्तन आया है? देखिए, संभावना है कि जो हमारे सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए देश हैं, उनसे आए हैं आबादी, और हमें लगता है कि हमें उस विषय पर गंभीर होकर चिंतन मंथन करना भी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सबका निवास है, तो इस बात का ध्यान होना ही चाहिए। देखिए, इस बात के लिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि लोग भी इस बात को कहते हैं कि मान के चलिए कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई आता है, रहता है, बसता है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर कोई आके यहाँ बसता है और उसके बसने से अगर हमारी जो आबादी है उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर उस पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, उनके, तो मुझे लगता है वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। जयराम महतो युवाओं का नेता रहा है, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आगे बढ़ता रहा है, 32, 34, 36 भी करता रहा है। अब जो भाजपा के साथ जो संबंध गहरे होते जा रहे हैं, ऐसे में किसने कहा गहरे होते जा रहे हैं? अगर भाजपा से मेरे संबंध गहरे होते तो आप जयराम महतो से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते हैं, भाजपा के सांसद से कर रहे होते हैं। बाजार में तो खबरें इसी तरह की, बाजार में बहुत सारी खबरें रहेंगी। बाजार का काम ही होता है चाय की दुकान में पान की गुमटियों में बैठना और इसी प्रकार की अटकलें लगाए जाना। अगर ऐसा संबंध मेरा गहरा होता तो दिल्ली में हमारा पहरा होता, आज आपके बीच बैठे। जयराम दिवस मनाया जाता है और आप हमेशा से उन्हीं को एसटी सूची में शामिल करने के कर रहे हैं, तो विश्व आदिवासी दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारा संगठन चूंकि एक नया फलता फूलता संगठन है, नो डाउट हमारे संगठन में उसकी तैयारी है। बाकायदा इस बार जो हमारा कार्यक्रम होगा वो कोल्हान प्रमंडल में होगा आदिवासी दिवस का, उस दिन हमारा एक बेहतरीन कार्यक्रम होगा, सभा भी होगा, तो उसकी तैयारी है। जयराम जी, ये विधानसभा चुनाव मोड में आ चुके हैं, आप लोग भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। कुर्मियों का वर्षों से एक मांग रहा है कि उसे आदिवासी में शामिल किया जाए, इस डिमांड पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले अगर आप कुर्मियों की मांग को समझना है तो इतिहास को समझना होगा। आज अगर सबसे पहली बात है कि आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको वर्सेस बना दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर इस राज्य को अलग करने में पहला अगर 2 कौम किसी का नाम आता है तो कुर्मी और एसटी का आता है। निर्मल महतो की वो बोली, उसकी आवाज, उसकी गूंज, उनके शरीर से बहता हुआ खून धरती पर टपकने के बाद वो सुगंध आज तक शांत नहीं हुई है, जिस शख्स के कारण ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आजाद हुआ। तो आज ये भ्रम की स्थिति यह कहकर बता दी जाती है कि रिजर्वेशन, सबसे पहली बात आपको जानना होगा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली और लॉजिकली कहता हूँ। 1907 में टाटा की स्थापना होती है, बहुत भारी संख्या में जमीनों का अधिग्रहण होता है। उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम जमीनें कुर्मियों की होती है। उसके बाद अंग्रेज जैसे भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, जो कहिए, लेकिन कुछ उनमें था बेहतर गुण। उन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये गरीब भोले भाले लोगों की जमीन लोग लूट लेंगे। फिर वो 1908 में सीएनटी को प्रभावी रूप से लागू कर देते हैं और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की जमीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे सीएनटी लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेरहमी से टाटा जमीन लेती है, 1908 में सीएनटी लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का जमीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा।
तभी जमीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है, दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोणार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलियरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो अब आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते हैं। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ है, अच्छा उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे अब 36 हो गए, बाकी जो 4 हैं किन्हीं ने अपोज नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आबादी में ज्यादा है। तो मैंने बार बार कहा कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 गांव घरों को हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48 स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो आज धराशायी होने को है, आज जिसने झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है या कुर्मियों का? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए इस विवाद से, थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची के एचईसी कुर्मियों की जमीन में, हिंडाल्को कुर्मियों की जमीन में, घाटो कुर्मियों की जमीन में, तमाम जो केदला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का कोलियर, ये सब कुर्मियों की जमीन में क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है। तो वो अपने खेत को मांग रहा है, उन्हीं खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। वो अपने खेतों का संरक्षण मांग रहा है। और एक बात में आप बताइए, ये तब आप इस माहौल को तोल देते हैं जब हमारा कौम डोमिनेटिंग होता। आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं, कल की बात करेंगे तो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद भी हमने एक भी हमारा व्यवहार बताइए डोमिनेटिंग का, जबकि हमारे साथ तो साजिशें आज भी हो रही है। उदाहरण के लिए इंद्रजीत महतो, उदाहरण के लिए जगन्नाथ महतो, इस कोरोना काल में 2 ही नेता डैमेज हुए, दोनों कुर्मियों के बेटे क्यों भैया? क्या कभी मीडिया ने सवाल किया? क्या आपने कभी चिंतन किया? कसम खा के बोल रहे, इसके पीछे भी रीजन यही है कि कुर्मी के बेटे थे। हम तो साजिशों का शिकार आज भी हो रहे हैं। इसलिए आपसे हम पूरे राज्य से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो जिस दृष्टि से आज हमें देखा जाता है उस दृष्टि से ना देखें। हम साजिशों के शिकार आज होते हैं। जगन्नाथ बाबू तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इंद्रजीत बाबू स्वस्थ होकर वापस आए, हम ये प्रार्थना करते हैं। आप और किस पर लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा आरोप ये नहीं, आरोप हम किसी पे नहीं लगा, ये साजिश है। किसने साजिश की? साजिश है। आप उस पर टीम बनाए, टीम गठन करें, साजिश को पर्दाफाश करें। सुधीर महतो डिप्टी सीएम रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के पुरोधा महानायक, ट्रेन में बैठकर जाते हैं संसद भवन, उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जांच की मांग नहीं उठती है, उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आज उनका भाई जिनता है, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनका शरीर का रंग चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे हम आज भी साजिशों के साथ ही भैया। अलग झारखंड के राज्य के समय तो जो कत्ल हुआ था वो हुआ ही था भैया। हम आज भी इंद्रजीत महतो उसका प्रमाण है, उसका एक ही कसूर था, बेचारा कुर्मी से बेटा था। अगर वो नहीं होता तो इलाज भी होता तगड़ा और आज बहुत कम समय में ठीक होके आ जाता। हालांकि हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए वो ठीक होके आए। तो हमारे साथ भैया साजिश आज भी हो रही है।